तो आज हमारा टॉपिक है बेयस थ्योरम। सुनो अभी ओ तो बूझते हो। तो हमारा टॉपिक है बेयस थ्योरम। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमने पढ़ना है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, लिसन, हमें पढ़ना है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एंड लास्ट में पढ़ना है बेयस थ्योरम। ठीक है, बेयस थ्योरम जो है वो इन दो पे डिपेंड है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है, उसके बाद हम सीखेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और लास्ट पे सीखेंगे बेयस थ्योरम जिसके रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहली बात पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, सुनो अभी, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। से फॉर एग्जांपल द सैंपल स्पेस इज दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डाइस नहीं है, सब नेचुरल नंबर्स है। जस्ट लाइक लॉटरी में टिकट्स होते हैं ना 1 2 3 4, तो मान लो ये लॉटरी के 10 टिकट्स अभी बचे हैं, सो इट्स 1 to 10। इज दैट क्लियर? अब इसका पार्टीशन क्या होता है, कुछ इवेंट्स हम लेंगे। से फॉर एग्जांपल इवेंट फर्स्ट E1, यहाँ पे EFG नहीं लेंगे, यहाँ पे E1 E2 E3 लेंगे। E1 इज 1 4 and 5, ये एक इवेंट हो गया। E2 इज 7 8, E3 इज 2 3 and 6, and E4 इज, अब क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और E4 इज 9 and 10। ये मैंने कितने इवेंट्स लिए? 4। 2 भी ले सकते हो, 3 भी, 4 भी, जितनी मर्जी है। ठीक है, तो ये मैंने 4 इवेंट्स लिए, E1 E2 E3 E4। अब इन इवेंट्स के अंदर क्या क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी इनमें ये है, दिस ऑल द इवेंट्स आर डिसजॉइंट। यू नो व्हाट्स डिसजॉइंट? जब इनमें कोई चीज कॉमन ना हो। तो अगर आप चेक करोगे E1 इंटरसेक्शन E2, इट्स 5, इनके बीच में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है, और E1 इंटरसेक्शन E3, ये और इसमें कॉमन क्या है? 5 है। E1 और E4 के बीच में इंटरसेक्शन क्या है? 5 है। E2 E3 5, E2 E4 5, E3 E4 5। तो ये सारे जितने सारे मैंने इवेंट्स बनाए, इनमें इंटरसेक्शन क्या है? 5 है। समझ आया? तो जितने सारे भी इंटरसेक्शन, सॉरी, जितने सारे भी यहाँ पे इवेंट्स बन रहे हैं, उनके बीच में इंटरसेक्शन 5 है। ये पहली बात। और दूसरी इनमें क्या खासियत होती है? तो बुझ तो मैं रुका, अगर मैं सबका यूनियन ले लूं, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, यूनियन मीन्स ऑल, तो ऑल में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सारे एलिमेंट्स आ रहे, दैट इज सैंपल स्पेस। नहीं समझे आप? समझ आया? तो इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या है? दीज आर म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स। तो ये सारे म्यूचुअली डिसजॉइंट, और ये सारे म्यूचुअली, पहली बात तो ये डिसजॉइंट इवेंट्स है, और दूसरी बात ये है ये टोटली एग्जॉस्टिव है। यू नो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड टोटली एग्जॉस्टिव, सुना है कभी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है जब इंटरसेक्शन 5 होता है, टोटली एग्जॉस्टिव होता है जब उनका यूनियन सैंपल स्पेस होता है। यू गॉट माय पॉइंट? तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस ऐसे ही होता है कि अगर हमारे पास S है, S इज द सैंपल स्पेस, और उसके रिलेटेड कुछ इवेंट्स है, दैट इज E1 E2 E3 E4 so on up to En, ये जितने सारे इवेंट्स है। अब ये इवेंट्स ऐसे होने चाहिए, एक तो इनके बीच में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए, और दूसरा इनका यूनियन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? सैंपल स्पेस। ये होता है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। किया हमने समझ? इट्स वेरी सिंपल। अगर सपोज करो मैं यहां पे E2 में 7 8 9 लेता हूं,
क्या इसको हम पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि E2 और E4 के बीच में एक एलिमेंट कॉमन, दैट्स 9, तो इसको हम पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस नहीं कहेंगे, बिकॉज E2 इंटरसेक्शन E4 इज इक्वल टू 9, बट देयर यूनियन इज सैंपल स्पेस, बट यहां पे E2 और E4 के बीच में इंटरसेक्शन 9 है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एक चीज, अगर मैं ऐसा करूं, हमारे पास 3 इवेंट्स है, E1, E2, E3, कुछ इवेंट्स 3। अगर मैं देखूं E1 इंटरसेक्शन E2 दैट्स 5, E1 इंटरसेक्शन E3 दैट्स 5, E2 इंटरसेक्शन E3 दैट्स 5, ठीक है। तो दीज आर, अच्छा बेटा ये डिसजॉइंट तो है, लेकिन इनके बीच में यूनियन चेक करो जरा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, E1 E2 E3, इनका यूनियन देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये सैंपल स्पेस के बराबर है? दबा हुए वलायत, इधर आ जा, पक जल्दी, अम्माई गई खुदा सिंह रुत बोझ गुबत से सुनो अभी बोझ गुरा। तो सैंपल स्पेस हमारे पास है, मैं एक बार रिपीट करता हूं, सैंपल स्पेस है 1 to 10, इसमें एलिमेंट्स है E1 E2 E3, ये जितने सारे इवेंट्स इसके रिलेटेड है, इनके बीच में कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो 1 4 5, यहां पे 2 3 6, तो इनका इंटरसेक्शन 5 है। 1 4 5 7 8, इनका इंटरसेक्शन 5 है। 7 8 2 3 6, इनका इंटरसेक्शन 5 है। और एक इवेंट है E4 दैट इज 9 and 10, तो इनका सबका इंटरसेक्शन 5 है, 9 10। तो पहली बात, सैंपल स्पेस, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में पहला पॉइंट होता है कि अगर आपके पास एक सैंपल स्पेस है, उसके एसोसिएटेड कुछ इवेंट्स है, उन इवेंट्स का जो है वो होने चाहिए म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली डिसजॉइंट मींस सबके बीच में इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इन चारों का यूनियन ले लूं, यूनियन मींस ऑल द एलिमेंट्स दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब मिला के क्या बनते हैं? सैंपल स्पेस। ये होता है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। पहली बात, EI इंटरसेक्शन EJ, I और J नंबर्स है ना, 1 और 4, 1 और 2, 1 and 3, तो these are mutually disjoint, this, and these are totally exhaustive, that's E1 union E2 union E3 union so on up to En is sample space। ठीक, सुना है कभी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस? सुनोगे? बोझ का बोझ तो लोगों। तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, अगर हमारे पास सैंपल स्पेस है तो पक्के हुआ बोझ बोझ, तो सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4, ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, इसको भी सुनने दो और आप भी सुनो। सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। मैंने कुछ इवेंट्स लिए E1 E2 E3 E4, ये वो इवेंट्स है जिनके बीच में इंटरसेक्शन 5 है। तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस होता है व्हेन देयर इंटरसेक्शन इज 5, मतलब दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, दे आर म्यूचुअली क्या इस टर्म इस्तेमाल करा, इस युस्त का इवेंट निमोन तथ मज गस पान इंटरसेक्शन आसन 5। गोवा गॉडनिश कथ क्लियर समझ आवा? इसका पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट इधर ध्यान रखो, दूसरा पॉइंट ये है, अगर मैं इन सबका यूनियन ले लूं, E1 E2 E3 E4, यूनियन मीन्स ऑल द एलिमेंट्स, देयर यूनियन इज सैंपल स्पेस, इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अगर यह ऐसे बे दिम बाइकलेट एग्जांपल, अगर यहां पे 10 होता और हमारे पास 4 इवेंट्स है, क्या ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बना रहे? व्हाट्स द रीजन? द रीजन इज दो ऐसे सेट्स यहां पे है जिनके बीच में इंटरसेक्शन 10 है, ठीक है, तो ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। और एक रीजन मुझे बताओ, क्या ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कहेंगे हम? ये तो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, लेकिन ये टोटली एग्जॉस्ट नहीं है क्योंकि इनका यूनियन सैंपल स्पेस, दिस इज पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, पहला पॉइंट। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, हमें प्रूव क्या करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो, इसमें सबसे पहली बात क्या होती है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है S, तो बुझियो ये S है, सैंपल स्पेस है। ये हमारे पास कुछ इवेंट्स है E1 E2 E3 E4, मान लो इसमें n इवेंट्स है, ठीक है, 2 होंगे 3 4 5 6 जितने मर्जी है। अब और एक बात देखो, मैंने इनको अलग अलग क्यों रखा?
क्योंकि ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है, ठीक। और इसमें कोई और इवेंट नहीं है, ना इसमें कोई एलिमेंट और बचेगा, ये टोटली एग्जॉस्टिव भी है। इनका यूनियन सैंपल स्पेस होगा और इनका इंटरसेक्शन 5 होगा। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको यहां एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये सैंपल स्पेस, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने इवेंट्स लिए। ये मान लो ये इवेंट ई है, एक इवेंट E1, ये मान लो ये इवेंट E2 है, तो बस योग कथ करो। ये इवेंट E3 है, ये इवेंट E4 है। तो इनमें क्या खासियत है? सैंपल स्पेस में 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स है। क्लियर? तो ये हो गए म्यूचुअली डिसजॉइंट। इनका यूनियन सैंपल स्पेस आएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस के अंदर इन इवेंट्स के बगैर और कोई एलिमेंट नहीं बचता। लाइक अगर यहां पे 10 होता तो ये टोटली एग्जॉस्टिव नहीं थे। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन ये टोटली एग्जॉस्टिव क्योंकि 10 किसी इवेंट में नहीं आता है। तो इसको मैंने यहां से हटाया। ये पहला पॉइंट। सो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले होना चाहिए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। इज दैट क्लियर? उसके बाद ए और एक इवेंट है, ये तो हो गए E1 E2 E3 E4। A is an event associated to all the events, मतलब लाइक वो क्या होता है, ये 2 और 9 है। एक ऐसा इवेंट है जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? ये इवेंट A है। जरा बोलो A में कौन कौन सा एलिमेंट है? 4 5 8 9। A के बगैर ये है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। A is an event associated to S। Is that clear? तो आपने इसमें क्या करना है? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में आपने A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यू गॉट माई पॉइंट? समझ आवा? तो A की क्या आपने निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और आपने प्रूव करना है ये। अब हम आपको यहां पे समझाते हैं ऐसे। ये है A, लेकिन A एक ऐसा इवेंट होना चाहिए एसोसिएटेड टू ऑल द इवेंट्स, एसोसिएटेड टू द सैंपल स्पेस। यू गॉट माई पॉइंट? अभी आप यहां ध्यान रखो। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1, ठीक है? फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2, फिर सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ En, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर En। अब जितने सारे इवेंट्स इसमें होंगे, ठीक? तो इसको प्रूव करेंगे हम। इट्स प्रूफ हियर। सबसे पहली बात, A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन S। नहीं समझे? अगर हमारे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 अप टू 10 मान लो, इसमें E1 E2 E3 E4 है, और इसमें एक इवेंट A है दैट इज 2 3 5 9 सपोज। जरा इन दो का इंटरसेक्शन मुझे बताओ क्या होगा? इन दो में कॉमन साइल टाइम जाए कर। इन दो में इंटरसेक्शन मुझे बताओ क्या है? इन दो का इंटरसेक्शन फिर से A ही आएगा। सो देयरफॉर A इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू A। यू गॉट दिस? पहला पॉइंट। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन S। अच्छा एक काम करते, P को अभी छोड़ो। सो A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन S जो है, S इन सब का यूनियन है। किस किस का यूनियन है? इट्स E1 यूनियन E2 यूनियन E3 सो ऑन अप टू En। क्योंकि हम जनरल में पढ़ रहे हैं, हमारे पास कुछ लिमिटेड इवेंट्स नहीं है कि 1 2 3 4 हो, हमारे पास n इवेंट्स है। ये पॉइंट समझ आया अच्छे से? पहली बात, A और S में इंटरसेक्शन क्या है? A। दूसरी बात, S होता है यूनियन ऑफ ऑल द इवेंट्स इफ इट इज पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस देन। फिर उसके बाद A इज इक्वल, यू नो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A इंटरसेक्शन B यूनियन C किसके बराबर होता है? इट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। क्लियर?
it is A intersection E1 union A intersection E2 union A intersection E3 union so on up to A intersection En। इतना समझ आया अच्छे से? अब और एक बात, से ध्यान, ये समझना जरूरी है। यहां पे अगर हमारे पास सैंपल स्पेस है 1 से लेकर 10 तक, A इज द इवेंट 2 3 5 9 एंड E1 इज इक्वल टू 1 2 3, सपोज E2 इज इक्वल टू that's how is 4 1 to 4 it is 3 5 नहीं 5 मत ले लो 6 ले लो, it's 3 6 7, ठीक है, कितने हो गए 2, फिर E3 इज इक्वल टू 5 8 एंड E4 इज इक्वल टू, अब बताओ E4 क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी बचा 9 और 10। देखो ये सारे जो है ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है कि नहीं है, और सबके साथ एसोसिएट कौन है, ए। देखो ए में 2 है, वो इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है और 9 इसमें है। क्लियर? अगर मैं आपको ये बताऊं ए इंटरसेक्शन E1, ए और E1 में कॉमन क्या है, जरा बताओ, ए और E1 में कॉमन क्या है? ए और E1 में कॉमन 2 है, ए और E2 में कॉमन क्या है 3, ए इंटरसेक्शन E3 इज 5, ए इंटरसेक्शन E4 इज 9। अगर ये आपस में डिसजॉइंट है, इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है, क्या ये भी डिसजॉइंट है? इनमें कोई चीज कॉमन है नहीं है ना? तो अगर ये डिसजॉइंट है तो ये भी डिसजॉइंट है। नहीं समझे आप? अच्छे से समझ आया? अगर ये डिसजॉइंट है ये भी डिसजॉइंट है। और जब दो इवेंट्स हमने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने पढ़ा है। लेकिन हमने साथ में पढ़ा था इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स, अगर ए और बी डिसजॉइंट है मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या है 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0 होगी। जब ये 5 है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो ये यहां से हट जाएगा, तो बचेगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इज दैट क्लियर? अब यहां ध्यान रखो, मैं लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, ये मान लो एक सेट है, यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 यूनियन सो ऑन अप टू ए इंटरसेक्शन En। क्लियर? अब देखो ये सारे क्या है आपस में डिसजॉइंट है, ए इंटरसेक्शन E1 ए इंटरसेक्शन E2, इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है विद दिस एंड दिस। क्लियर? इफ दीज आर ऑल डिसजॉइंट इवेंट्स, तो यूनियन जो है वो एडिशन में कन्वर्ट होता है नहीं होता है? यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये ऐसे होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप क्या लिखोगे? इफ ए बी सी आर डिसजॉइंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक? तो ये मान लो आप, ये ए है, ये बी सी डी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी, और हमने रीजन लिखा, हमने रीजन पढ़ा कि ये डिसजॉइंट है। ठीक है? ये सारा कुछ बुक पे लिख के है, आप वहां से फिर पढ़ो अच्छे से, सारे पॉइंट्स लिखो वहीं से, यहां पे हम आपको बस समझा रहे हैं। तो ये सारे क्या है, मैंने सारे रीजंस यहां पे नहीं लिखे, मैं बस समझा रहा हूं। तो ये सारे डिसजॉइंट है, देयरफॉर तो यहां से हमें मिलेगा रिजल्ट, हमें मिलेगा देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, तो यूनियन कन्वर्ट होगा प्लस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En। इतना समझ आया? अच्छा, आपने पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी,
probability of A intersection E1, probability of A intersection E1 is equal to, अभी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो इसको ऐसे, probability of A into probability of E1 over A, ऐसे लिख सकते हो ना। एक सेकंड आप, एक सेकंड स्केच प्रूव करूं। हाँ थी तो probability of A intersection E1, it can be written as probability of A if A is the first event, second is E1, but A has already occurred. लेकिन हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए probability of E1, तो पहला इवेंट E1 है into probability of second event A है but E1 has already occurred. Is that clear? तो using conditional probability, इसकी probability है probability of E1 into probability of A over E1 plus probability of E2 into probability of A over E2 plus so on up to probability of E3 En into probability of A over En. You got this? So therefore probability of A, it can be written as summation. Summation means sum. किनका sum? J tends to 1 to n. J लिखो, I लिखो, जो मर्जी है। समेशन J tends to 1 to n। देखो इसमें चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है E1 A तो साथ में है, E2 A साथ में है, En A साथ में, तो मैं इसको अकॉर्डिंगली चेंज करूंगा। मैं ऐसे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ, क्योंकि J ही का वैल्यू है ना 1 2 3 4 अप टू n, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर EJ। इट कैन बी रिटन एज दिस आल्सो। तो ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इस वाले केस में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं। ये ए एक ऐसा इवेंट है जो एसोसिएटेड है विद ऑल द इवेंट्स, ठीक। लेकिन सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। आवाज समझ असल पर बोझ तो ब्याह कर। तो बेस थ्योरम का स्टेटमेंट है, आप सारे देखो, इफ E1 E2 सो ऑन अप टू En आर n नॉन एम्प्टी इवेंट्स। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? ये नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूट ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। जब ये बात आती है ना कॉन्स्टिट्यूट ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब ये सारे इवेंट्स म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे, ये सारे इवेंट्स टोटली एग्जॉस्टिव होंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहली बात, बेस थ्योरम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? जितने सारे इवेंट्स हमारे पास है वो सारे म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए और वो सारे टोटली एग्जॉस्टिव होने चाहिए, मतलब पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। फिर इसने लिखा है दैट इज E1 E2 En आर पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड देयर यूनियन इज S, जो हम आपको बता रहे थे, यही तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है। एंड A इज एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। A एक इवेंट होना चाहिए जो एम्प्टी, नॉन जीरो मीन्स जो एम्प्टी सेट ना हो। देन तो स्टेटमेंट में ये हमें प्रूव करना है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओवर A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1। असल में ये E1 नहीं है, क्योंकि E1 जरूरी नहीं है, I होगा, डिवाइडेड बाय समेशन J टेंड्स टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर EJ। समझ आवा क्या शे? ये हमें प्रूव करना है और यही हमें इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस के अंदर। तो हमारे पास जितने सारे E1 E2 E3 है, उनमें से आपको एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, उनमें से आपको किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। बट ए कंडीशन है वहां पे कि ए एक सेट है जो एसोसिएट उनके साथ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर EI डिवाइड बाय समेशन ऑफ ऑल द इवेंट्स। इज दैट क्लियर? ये है बेस थ्योरम। तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है हमें। तो इसका प्रूफ देखो क्या करेंगे, बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ओवर A। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ओवर A किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन, यही है ना, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ओवर A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। यू गॉट इट? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर A इंटरसेक्शन EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI जो हमने पढ़ा था ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, अब वो इस्तेमाल करो।
इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर ई आई। अच्छा, अभी हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला, वो क्या था? समेशन जे टेंड्स टू, अभी जस्ट हमने प्रूव किया, समेशन जे टेंड्स टू 1 to n, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर ई जे, हेनस प्रूव्ड। यही है, समझ आवा? तो बेस थ्योरम में प्रूफ नहीं आता, बेस थ्योरम में स्टेटमेंट आता। अगर आपके एग्जाम में आएगा बेस थ्योरम रिलेटेड कुछ, या तो क्वेश्चन होगा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, या उसमें स्टेटमेंट आएगा। प्रूफ तो इसका थोड़ा सा है। विनेश टाइम अभी 10 मिनट। तो E1 क्या है? बैग फर्स्ट, E2 बैग सेकंड, टोटल नंबर ऑफ बैग्स 2 है। बैग फर्स्ट कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग सेकंड कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। देखो, आपने क्या करना है, दो में से एक बैग को आपने चूज करना है रैंडमली। तो हमने पहले इवेंट्स के नाम लिखने, E1 इज बैग फर्स्ट, E2 इज बैग सेकंड, टोटल नंबर ऑफ बैग्स 2। आपने दो में से एक बैग को रैंडमली चूज करना है, तो उस बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज बैग फर्स्ट, अगर हमने चूज किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 out of 2 बैग्स, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 is again 1/2। समझ आवा? ये हो गया P of E1 and P of E2। Let A be the event। जो आपने बैग चूज किया उसमें से आपको बॉल ड्रा करने, वो रेड बॉल होनी चाहिए, यही है ना? सो A is the event getting रेड बॉल। अब रेड बॉल किस किस में है? दोनों में गेटिंग रेड बॉल। तो हम कंडीशन बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट, ये है कंडीशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट इज 4 by टोटल इज 8, सो इट इज 4/8, ठीक। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल व्हेन इट इज बैग सेकंड, सेकंड में 2 रेड बॉल्स, टोटल 8 है, तो इट्स 2/8। अभी लास्ट पे देखो क्वेश्चन क्या होता है, आपने क्या करना होता है? यूजिंग बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम। जरा लास्ट पे स्टेटमेंट पढ़ो, क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग फर्स्ट। तो आपने क्या करना, आपके पास दो कॉम्बिनेशंस है, एक ये वाला पेयर है, एक ये वाला पेयर है। बेस थ्योरम हमें कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल व्हेन इट इज बैग फर्स्ट, ठीक है? प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं हम? प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं रेड बॉल की, लेकिन किस वाली रेड बॉल की? जो हमने कहां से निकाली? बैग फर्स्ट। तो रिमेंबर बेस थ्योरम में क्या होता है, आपके पास जितनी सारी कॉम्बिनेशन से जितने सारे पेयर्स है, एक पेयर को आपने न्यूमरेटर में लिखना होता है, उस वाले पेयर को न्यूमरेटर में लिखना है जिसकी बात हो रही है। तो बात किसकी हो रही है? यो कौन था दिया? बात किसकी हो रही है? E1 की। तो इस वाले पेयर को हम यहां पे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 डिवाइडेड बाय, फिर इनका सम, इस पेयर और इस पेयर का सम। ये है बेस थ्योरम, वेरी सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2। ये है बेस थ्योरम। इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यूज हमारे पास है 1/2 4/8, इट्स 1/2 इंटू 4/8, फिर डिनोमिनेटर के अंदर 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 इंटू 2/8 विच गिव्स अस 4/16। ये मुझे कैंसिल करा क्यों, अदरवाइज कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल हो जाती है, तो इनको ऐसे ही रखा करो पहले। सो इट इज 4/16 प्लस 2/16। अदरवाइज मैं 2 और 2 कैंसिल भी कर सकता था, लेकिन 16 एलसीएम आ जाएगा, कैलकुलेशन इजी होगी। जरा बताओ कुल मिला के क्या आएगा? इट इज 4/16 डिवाइड बाय 6/16, इजंट 6/16। ये और ये कैंसल, सो इट इज 4/6 विच गिव्स अस 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल व्हेन इट इज बैग फर्स्ट। ओके, ले लो फोटोग्राफ जल्दी से। E1 द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल, ठीक। तो E1 कौन है?
जो हॉस्टल में रहते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये 60% है, तो ये तो वही से गिवन है 60% है जो हॉस्टल में रहते हैं, तो इट इज 60/100। ठीक, रखो ऐसे ही 60/100 ही, मत करो अभी कैंसिलेशन। गॉट इट? E2 कौन है? जो डे स्कॉलर्स है, जो डे स्कॉलर्स है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? डे स्कॉलर कौन होते हैं? जो दिन में कॉलेज आ जाते हैं फिर वापस घर जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 40%, सो इट इज 40/100। इतना समझ आया? अब ये हॉस्टल में रहते हैं या घर पे रहते हैं? अब इनमें से एक ऐसी चीज आपको पिक करनी है कि जो दोनों में कॉमन हो। अब देखो यहां पे एग्जाम हुआ, एग्जाम में ग्रेड ए जिनको मिला, ठीक है, अब उनमें ग्रेड ए में यहां पे देखो आप क्वेश्चन में एक बार पढ़ता हूं पूरा। ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इट्स नोन दैट 60% रिसाइड इन ए हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर्स। तो आपने इसमें से चूज किया E1 एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये चीजें निकालनी आती है ना, फिर बेयस थ्योरम को कैलकुलेट करना, दैट्स वेरी मच इजी। इसमें क्या मसला है? प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड, मतलब जो हॉस्टल में रहते हैं उनमें से 30% स्टूडेंट्स ऐसे जो ग्रेड ए लाते हैं एग्जाम में, एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर्स अटेंड ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। तो ज्यादा कौन अचीव करते हैं? जो हॉस्टल में रहते हैं, है ना, उनमें 30% ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। कोर ना 60% पता है क्या है? 60% स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं और 40% स्टूडेंट्स घर जाते हैं। हाँ, लेकिन राइट, लेकिन हमने वैसे नहीं करना है। आप देखो, हमें एक कॉमन चीज ढूंढनी है। अब यहां पे किसकी बात हो रही है? कॉमन चीज है क्या? ग्रेड की बात हो रही है ना? तो आपने लिखना है लेट ए, व्हाट इज ए? ए इज द इवेंट students who attend grade A। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये तीन E1, E2 एंड A। अगर आपको ये चीजें निकालनी आती है ना, फिर तो बहुत आसान क्वेश्चन। यू गॉट माई पॉइंट? अच्छा, मुझे इसको पढ़ के बताओ, ये क्या है? ये है क्या? Students who attend grade A when he reside in a hostel। ठीक है, हम किन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं? हम ग्रेड ए की बात कर रहे हैं, लेकिन किन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं? जो हॉस्टल में रहते हैं। ऐसा तो 30% इसने वही से लिखा है, सो इट इज 30%। समझ आया नुज़त? आवा समझ? ये वही से कैलकुलेट करके आपको कैलकुलेट नहीं करना। अब मुझे इसका मतलब समझाओ। अटेंड्स ग्रेड ए व्हेन ही इज अ डे स्कॉलर। ओके, वो तो लिख के दैट्स 20%। अब जाके आप लास्ट पे लिखा पढ़ा करो, मतलब जो जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। जरा लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए, मतलब हु रिसाइड्स इन ए हॉस्टल। ठीक है, तो जो हॉस्टल में रहता है उसको हमने किससे डिनोट किया है? तो हमें E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी। बट रिमेंबर, देखो यहां पे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है, आपके पास A ओवर E1 है, आपके पास A ओवर E2 है। मतलब आपके पास दो पेयर्स है, एक E1 वाला, एक E2 वाला। अब इनमें से मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दो कॉम्बिनेशंस में से एक आप न्यूमरेटर में लिखोगे और सबका सम डिनोमिनेटर में लिखोगे। हम लिखेंगे बाय बेयस थ्योरम। तो शाबाश, मुश्किल क्वेश्चन ये है मुश्किल अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो, अदरवाइज बहुत आसान क्वेश्चन है। जरा बताओ क्या लिखूं मैं? बेयस थ्योरम क्या लिखूं? E1 ओवर A। मैंने E2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बात उन स्टूडेंट्स की हो रही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही रिसाइड्स इन अ हॉस्टल। तो हॉस्टल वालों की बात हो रही है। अच्छा, क्या लिखूं मैं न्यूमरेटर के अंदर? ये वाली कॉम्बिनेशन लिखूं कि ये वाली कॉम्बिनेशन लिखूं? E1 वाली कॉम्बिनेशन। वेरी सिंपल, इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A over E1 divided by probability of E1 into probability of A over E1 plus probability of E2 into probability of A over E2। यहां पे आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट द आंसर। ओके, ले लो जल्दी से फोटोग्राफ। 4 is
देखो, जब स्टूडेंट के पास एमसीक्यू होता है, वो या तो आंसर जानता है या तो उस पर गेस करता है। ठीक है, लेट E1 बी द इवेंट, स्टूडेंट नोज द आंसर, knows the answer, and E2 be the probability, sorry, E2 be the event, student guesses the answer. ठीक है, वो आंसर को जानता है, उसके चांसेस कितने हैं? 3/4, ये क्वेश्चन में ही लिख के, और वो आंसर पे गेस कर रहा है, फिर आंसर, उसके कितने चांसेस है? अच्छा, अब लास्ट पे क्या होता है? जब आप एग्जाम दे रहे हो, आपने आंसर गेस किया या आपको पता थी, लास्ट में होता है आंसर ठीक है या नहीं है। तो इसमें से और एक चीज ए निकालेंगे। ठीक है, द आंसर इज करेक्ट, चाहे उसने गेस किया चाहे उसको पता थी, द आंसर इज करेक्ट। अब मुझे आप समझाओ, ये क्या मैंने लिखा, ये क्या है? Probability that the answer is correct when he knows the answer. When you, वहां पे कहीं पे नहीं लिखा। नहीं, मुझे बताओ, एक स्टूडेंट को उसका आंसर करेक्ट होगा और उसको आंसर पता थी, इसके कितने चांसेस है? देखो इधर, 2 + 3, लिसन टू मी, तो बोझी हो, 2 + 3 is the question, the answer is 5, the answer is 6, the answer is 7, the answer is 8. पहले बताओ मुझे, 2 + 3 किसके बराबर है? सबको आंसर पता, और आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको आंसर पता है और फिर आपने उसी को टिक किया, तो इसमें कितने % चांसेस है कि ये आंसर ठीक होगा? 100%। तो 1/4 इसमें नहीं होगा, आता ऐसा 50% चांसेस या आसपास से। Probability that the answer is correct when he knows the answer, it is 100%. तो 100 को कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज में, that is 1, 100/100, that's 1। और ये समझ में 1 से ये क्या मतलब को? Probability that the answer is correct when he guesses the answer, इसका वहां पे लिख के है कि इसका 1/4 है, वो ये समझ आवा? अभी बताओ मुझे, आपके पास E1 है, आपके पास E2 है, आपके पास A/E1 है, आपके पास A/E2 है, चारों चीजें आपके पास है। अभी बताओ लास्ट पे आपको निकालना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर? नोज द आंसर मींस वी आर टॉकिंग ऑफ E1 पक्षपाती आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो आपने किसके कॉम्बिनेशन को न्यूमरेटर में लिखना है? E1 की कॉम्बिनेशन, बेयस थ्योरम यूज करोगे, E1 की कॉम्बिनेशन को न्यूमरेटर में लिखना है और इनका सम फिर डिनोमिनेटर में लिखना है, यू गेट द आंसर। कितना आसान है अगर आपको ये चीजें आती है। E1 से हम डिनोट करेंगे अ पर्सन हैज द डिजीज। ठीक है, एक बंदा जो है जिसको टेस्ट किया, मतलब जिसको टेस्ट छोड़ो अभी, एक बंदा जो है जिसको डिजीज है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको डिजीज नहीं है। ओके, ये दो चीजें समझ आवा? अच्छा, डिजीज एंड नॉट हैविंग डिजीज, ये E1 और E2 है, यू गॉट इट? अब इसके बाद ए जो है, ए डिजीज हो, फिर उसके बाद जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, और जिनको डिजीज नहीं है जब उनको टेस्ट करते हैं तो उनको टेस्ट क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन लेबोरेटरी में कुछ ऐसे फॉल्स है जहां पे वो पॉजिटिव आ रहा है, सो टेस्टेड पॉजिटिव। अभी आप यहां ध्यान रखो, हम क्या कह रहे हैं? अ पर्सन हैज द डिजीज एंड E2 अ पर्सन डजंट हैव डिजीज, यू गॉट इट? तो जिनको डिजीज है, अब हम नीचे स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा कहां पे पढ़ना है। इफ 0.1% of the population actually has the disease, so how many people have disease?
0.1% जो है पॉपुलेशन में इनको बेसिकली डिजीज है, ठीक है। तो कितनी ऐसी परसेंटेज है जिनको डिजीज नहीं है? दैट इज 0.9, सॉरी यस 99.9% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको डिजीज नहीं है, ठीक है। सो P probability of E1, the person has the disease, how many population is there? 0.1% of the total population. गोवा एक चीज क्लियर समझ आ रहा है? तो a person has the disease, its probability is 0.1%, which gives us 0.1 divided by 100, so it gives us 0.001. क्लियर ना? फिर 100 से डिवाइड, यस इतना ही आएगा। देखो 100 से जब डिवाइड करोगे इट्स 1 डिवाइड बाई 1000, तो वो समझिए जीरो क्यों था भाई एडिशनल, ये 0.1 है ना, तो इसका भी 10 नीचे आ जाएगा। सो इट इज दिस, सो इट गिव्स अस 0.001। ये टोटल पॉपुलेशन है जिनको डिजीज है। हमने परसेंटेज में नहीं रखा, हमने वैल्यूज में रखा। वी नो दैट बुझियो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ये E1 और E2 जो है ये दो ऐसे इवेंट्स होते हैं जो सैंपल स्पेस बनाते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर आपको याद होगा परसों मैंने बताया था, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 1। ये किसी को याद है? नहीं याद है? एक बार मैं फिर से बताऊंगा, इट्स 1 2 3 4 5 6 द सैंपल स्पेस ऑफ डाइस। लेट A बी द इवेंट, इट्स 1 3 5 4 6। सपोज A में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 4 6। व्हाट्स नॉट A? दैट्स A कंप्लीमेंट। सेट्स में पढ़ा है ना नॉट A। व्हाट्स नॉट A मतलब 1 3 4 6 को छोड़ के, दैट इज 2 and 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A? इट इज 4/6। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश? इट्स 2/6। इनका सम कितना आएगा? 4/6 प्लस 2/6 इज 6/6, दैट्स 1। क्लियर? देखो यहां पे दो चीजें हैं, E1 एंड दिस इज नॉट E1, दिस इज बेसिकली द कंप्लीमेंट ऑफ E1। हैज डिजीज, डजंट हैव डिजीज। समझ आया? तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? दैट इज 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी कहीं पे गिवन नहीं है, इट्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, सो विच गिव्स अस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.001। हाउ मच इज दैट? चलो कर जल्दी पास। .0001001 0.9। ओके, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। बोझ तो वो दिलियर बोझ हुआ। सुनो अभी टोटल पॉपुलेशन कितनी ऐसी है जिनको डिजीज है? 0.1%, दैट इज 0.001। जिनको डिजीज नहीं है वो है 0.999। इज दैट क्लियर? समझ आया? अब A क्या है? व्हाट्स A? टेस्टेड पॉजिटिव, मतलब जब हम टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। अब मेरी बात सुनो, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? हमने टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आया और उनको बेसिकली डिजीज था, ठीक है? वो वहां पे बुक पे गिवन है, आप चेक करो कितने परसेंटेज ऐसी है। सुनो क्वेश्चन पीते यहां पर। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yields a false positive results for 0.9% of the total population. नहीं, गलत पड़ा। पहला देखो, पहला probability of A over E1 is 99%. उनमें तो शुन क्वेश्चन तू रो यू इस सुमंदर आयु क्वेश्चन। सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A over E1 is how much? How much is this? It's 99। देखो एक पर्सन को हम टेस्ट करते हैं और वो टेस्ट सही आ रहा है, ठीक है, उसको बेसिकली पॉजिटिव है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? 99% में। ये 99% है क्या? बेसिकली
ये वो है जहां पे हम टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट सही आ रहा है, तो टेस्ट इसको तो सही आएगा, इसको पॉजिटिव ही आएगा। ए इज टेस्टेड पॉजिटिव, है ना। ये वो उनकी बात करें हम जिनको डिजीज है, तो उनका टेस्ट पॉजिटिव ही आएगा। इज दैट क्लियर? नहीं समझे? इट्स 99% which gives us 99 by 100 which gives us 0.99. Is that clear? And second is probability of A over E2. पहले इस स्टेटमेंट को समझो, ये है क्या बेसिकली। देखो टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, लेकिन बट एक्चुअली उनको डिजीज नहीं था। यू गॉट माई पॉइंट? हमने टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आया, लेकिन एक्चुअली उनको डिजीज नहीं था। ऐसी परसेंटेज कितनी है वहां पे लिख के 0.00 कुछ 5, क्या लिखा है? 0.005%, बस 0.005। ठीक है, समझ आया? अभी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2, दोनों पेयर्स हमारे पास मौजूद है। अब बेयस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, बाय बेयस थ्योरम। बस ये एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है जिसमें थोड़ा ट्विस्ट है, इनको आप हाईलाइट किया करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, बेयस थ्योरम में अब बताओ लास्ट पे निकालना क्या है। लास्ट स्टेटमेंट देखो इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो हमें E1 की बात हम कर रहे हैं, E1 से क्या डिनोट होता है? पर्सन हैज द डिजीज। ओके, तो हमें बेयस थ्योरम जब इस्तेमाल करेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है द पर्सन हैज द डिजीज व्हेन इट इज टेस्टेड पॉजिटिव। क्वेश्चन समझिए, वहां समझ आया? तो हमारे पास कितने पेयर है? E1 A ओवर E1, E2 A ओवर E2। न्यूमरेटर में किस पेयर को लिखना होता है? जिसकी हम बात करें, हम बात करें E1 की, तो न्यूमरेटर में आपने ऐसे लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 डिवाइड बाय देयर सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A ओवर E1। फिर सेकंड पेयर क्या है? प्लस करेंगे किसके साथ? सेकंड पेयर, दैट इज E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2। आपके पास सारे वैल्यूज है, इनको सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट द आंसर। करोगे खुद से? था क्या? ले लो फोटोग्राफ जल्दी से। नंबर 6 देखो, हमारे पास क्या है? E1 इज टू हेडेड कॉइन। ठीक है, तो दोनों साइड से क्या है? हेड है। E2 क्या है? बायस्ड कॉइन। लेकिन ये लिखना है बायस्ड किसकी तरफ है? ये ज्यादा किसकी तरफ है? 3/4 है ना, बायस्ड कॉइन। चांसेस ज्यादा किसके है? हेड। हेड ऑकर्स 3/4 टाइम्स। 4 में से 3 बार हेड आता है, 1 बार टेल आता है, ऐसे इसकी प्रोग्रामिंग फिट है। फिर E3 है अनबायस्ड कॉइन, दैट इज आल्सो नोन एज फेयर कॉइन। तो इसके सैंपल स्पेस में कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, इसमें हेड हेड है, ठीक है, इसमें हेड टेल है लेकिन ज्यादा बार हेड आएगा, और इसमें क्या है? ये अनबायस्ड कॉइन है, तो इसमें हेड और टेल सिंपल है। ठीक है, ये समझ आया? वन ऑफ द कॉइन इज चूजन एट रैंडम, इज चूजन एट रैंडम। आउट ऑफ 3 कॉइन्स हम एक कॉइन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3, क्योंकि 3 कॉइन्स में से एक कॉइन को सिलेक्ट करना, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज 1/3। वन ऑफ द कॉइन इज चूजन एट रैंडम। हम ये बात नहीं कर रहे उसमें क्या आएगा, फिर हेड आएगा टेल आएगा, हम बात कर रहे हैं कि हमने जिसको चूज किया वो आउट ऑफ 3 में से सिलेक्ट करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। क्लियर? अब A है गेटिंग हेड। A क्या है? जब हम कॉइन को टॉस करेंगे, जिस कॉइन को हमने सिलेक्ट किया उस कॉइन को टॉस करने के बाद हमें हेड आना चाहिए। अब देखो मैं क्या लिखता हूं, आप ध्यान रखना, जरा इस चीज को पढ़ो कि मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन इट इज 2 हेडेड कॉइन। तो कितने % चांस है हेड आने के? 100%। क्यों? दोनों साइड से हेड है तो हेड ही आएगा, सो इट्स 100%।
100% means 100 by 100, that is 1. Clear? Probability of getting head when it is biased coin, ये तो वही से लिख के है 3/4 इसकी चांसेस है 75%. ठीक, 2 हो गए. तीसरा क्या है? Probability of A over E3, it is fair coin, it's 1/2, the chance of getting head is 1/2. ये समझ आया? बस यही 3 चीज आप निकाल के दे दो, फिर लास्ट पे आसान होता है. जरा बताओ बेज थ्योरम कहां पे इस्तेमाल करेंगे, कैसे? बाय बेज थ्योरम. टू हेडेड कॉइन, हम बात किसकी कर रहे हैं? E1 की. सो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ टू हेडेड कॉइन व्हेन वी टॉस ए कॉइन एंड हेड ऑकर्स. यू गॉट इट? सो इट इज, जरा बताओ क्या करोगे? इसकी कॉम्बिनेशन को आप न्यूमरेटर में लिखोगे, बाकी सबका सम आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, और फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट द आंसर. नबासा समझ आ अच्छे से? तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, तो बाकी जितना हमने पढ़ा उसमें समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप खुद से करोगे. इट्स वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से करोगे. Question number 8 is, let E1 denotes items produced by machine A, and E2 denotes items produced by machine B. E1 items produced by machine A, E2 items produced by machine B. तो कितने % आइटम प्रोड्यूस कर रहा है A? दैट 60%, दैट इज 60 by 100, दैट इज 0. सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 40% इज इक्वल 40 by 100. कैंसिलेशन बाद में करेंगे, ठीक है? अब बताओ मुझे A क्या है? डिफेक्टिव आइटम. ए है डिफेक्टिव आइटम. अब डिफेक्टिव आइटम ये भी प्रोड्यूस कर सकता है, ये भी प्रोड्यूस कर सकता है ना? प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ डिफेक्टिव आइटम व्हेन इट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, दैट इज 2%, दैट इज 2 by 100. मत करो कैंसिलेशन अभी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E2, अ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी इज 1%, इट्स 1 by 100. अब बताओ मुझे क्या करना है आगे. बाय बेज थ्योरम, बेज थ्योरम. हाँ, क्या निकालना है? E2, मशीन बी की बात हो रही है, लास्ट पे मशीन बी की बात हो रही है, मतलब E2 की बात हो रही है. तो E2 वाली कॉम्बिनेशन देखो, यहां पे कितनी कॉम्बिनेशन है? E1 A ओवर E1 एक पेयर, E2 A ओवर E2, दैट्स है ना दूसरी कॉम्बिनेशन. आपने इसको न्यूमरेटर में लिखना है और सबका सम डिनोमिनेटर में. सो इट इज प्रोबेबिलिटी, इट इज अ मशीन सेकंड, मशीन बी, and it produced defective item, which is equal to probability of E2 into probability of A over E2 divided by probability of E1 into probability of A over E1 plus probability of E2 probability of A over E2. आपको सारे रिजल्ट्स निकाल के बस सब्स्टिट्यूट जितना ही करना है, ठीक है? ले लो फोटोग्राफ जल्दी से. क्या है मैं आपको जल्दी से बताऊंगा. ये गर्ल हो तो 10 ही की बात कर रहे हैं ना? नहीं, क्वेश्चन नंबर 10. ओके, ये गर्ल है, ये डाइस को थ्रो कर रही है, तो डाइस पे अगर 1 2 3 और 4 आ रहा है, या तो डाइस पे 5 और 6 आएगा. यही है. तो डाइस को थ्रो करने के बाद जब जब 5 और 6 आ रहा है, तो ये कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रही है. ऐसा ही है? कितनी बार टॉस कर रही है? 3 टाइम्स. अगर 1 2 3 4 आ रहा है, तो ये कॉइन को वंस टॉस कर रही है. फिलहाल इस इंफॉर्मेशन को लिखते हैं. डाइस को थ्रो करने के बाद लिसन, E1 इफ अ गर्ल गेट्स, इफ नहीं लिखेंगे, अ गर्ल गेट्स 5 or 6 on throwing a die.
डाइस। ओके, हमने डाइस को थ्रो किया, और उसको क्या क्या मिला, 5 या 6। E2 क्या है, a girl gets 1, 2, 3 और 4 on throwing a dice। क्लियर। अभी बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, दैट इज 2/6, क्योंकि डाइस के 6 फेस है, इसको 5 या 6 मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/6। रखो ऐसे ही 2/6, इट्स E2 इज 4/6। हम क्यों नहीं कैंसिलेशन करें, क्यों, ताकि लास्ट में बेस थ्योरम अप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ये हो गया E1 और E2। अब देखो क्या मसला है। A इज द इवेंट गेटिंग हेड, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, लास्ट पे यही है ना, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। अभी ध्यान रखो आप, ये कौन बुझो बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इफ शी थ्रोज अ डाइस एंड गेटिंग 5 और 6। कात बुझो असल पार्ट, यहां ध्यान रखो। तो बुझो मे कौन, बस ये बहुत आसान है, इस चीज को समझाओ बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इफ शी थ्रोज अ डाइस एंड गेटिंग 5 और 6, तो हेड कहां से आएगा। असल में मसला यह है, जब इसने डाइस को थ्रो किया, उसको मिला 5 या 6, उसने 3 बार कॉइन को टॉस किया। यू गॉट माई पॉइंट, कितनी बार, उसने 3 बार कॉइन को टॉस किया, और जब इसने कॉइन को 3 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस बनेगा H H H H H T H T H T H H, फिर यहां से लिखते हैं H T T T H T T T H T T T। अब समझ आया हम क्या कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड if it is E1 means getting 5 or 6, then she throws a coin, she tosses a coin 3 times and getting exactly 1 head। इसमें कौन कौन है जिसमें सिर्फ एक हेड आ रहा है, that's 1, 2 and 3, that's 3/8, 3/8। ये समझ आया अच्छे से। अब दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A और E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड if it is E2 means getting 1, 2, 3 or 4 and getting 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin only once, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। अब समझ आया। इस बार जो है सैंपल स्पेस हेड और टेल है। यू गॉट इट। तो E1, E2, A और E2। अब लास्ट पे देखो क्या निकालना है। वन, 2, 3 और 4, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ E2। तो बेस थ्योरम इस्तेमाल करोगे, E2 की कॉम्बिनेशन को आप न्यूमरेटर में लिखोगे, E1 की कॉम्बिनेशन को आप, मतलब सबका सम आप डिनोमिनेटर में लिखो। मुश्किल है, आसान है। नेक्स्ट चलते हैं।